अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 16 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एसी थ्रू कैपेसिटर। और ये टॉपिक स्टूडेंट्स आपके प्रीवियस टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए अपनी कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा इस टॉपिक को समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी स्टूडेंट्स, एसी थ्रू कैपेसिटर डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि कैपेसिटर का बिहेवियर डीसी सर्किट्स में क्या था। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डीसी सर्किट्स को देखते हैं कि इसमें कैपेसिटर का क्या बिहेवियर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जैसा कि नज़र आ रहा है एक डीसी सोर्स, यानी यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगाई हुई है और बैटरी के साथ एक कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है और एक लो पावर बल्ब जो है वो मैंने कनेक्ट किया हुआ है और साथ एक स्विच लगाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स जब हम इस स्विच को क्लोज़ करेंगे तो स्विच को क्लोज़ करने के बाद क्या होगा कि बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कैपेसिटर की प्लेट से स्टूडेंट्स वो मूव होना शुरू हो जाएंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो आपको पता है करंट, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो जो करंट फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इनिशियली स्टूडेंट्स जब कैपेसिटर की प्लेट्स चार्ज होना शुरू नहीं हुई तो करंट क्या होगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम। इनिशियली जब आपके पास करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और उस टाइम पे स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि जैसे जैसे ये कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्जेस बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे, स्टोर होना शुरू हो जाएंगे, तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे एक ऐसा टाइम आएगा कि मैक्सिमम चार्जेस स्टोर हो जाएंगे, मज़ीद चार्ज स्टोर नहीं हो सकेंगे। ये कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स, जब इस दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के, तो इस केस में स्टूडेंट्स मज़ीद चार्जिंग का प्रोसेस नहीं होगा कैपेसिटर की, और कैपेसिटर एक ही दफ़ा जो है वो चार्ज हो जाएगा, परमानेंटली चार्ज हो जाएगा। आपको पता है कि जो डीसी सोर्स होता है उसमें पोलैरिटी रिवर्स नहीं होती, पोलैरिटी चेंज नहीं होती है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा नेगेटिव टर्मिनल ही रहता है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स एक दफ़ा जब चार्जिंग हो जाएगी दोबारा से नहीं होगी। तो इस केस में क्या होगा कि दोबारा बल्ब जो है जो लम्हाती तौर पे शायद ऑन हुआ होगा तो फिर उसके बाद ऑन नहीं होता। तो इस वजह से स्टूडेंट्स जब हम डीसी सर्किट्स में कैपेसिटर लगाते हैं तो हम कहते हैं कि डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है कैपेसिटर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और ये जो मीडियम दरमियान में, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में से चार्जेस पास नहीं करते और इसके दरमियान जो मीडियम होता है ये इस जगह पे, ये मीडियम दरअसल कौन सा मीडियम होता है, इंसुलेटेड मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम। ठीक है, तो ये मीडियम होगा स्टूडेंट्स। तो इस वजह से स्टूडेंट्स यहाँ ये हो गया कैपेसिटर का बिहेवियर इन केस ऑफ डीसी सर्किट्स। अब स्टूडेंट्स उस वक्त क्या होगा जब हम लोग एसी सर्किट्स में एक कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं ज़रा इसको। जी स्टूडेंट्स, अब हम जैसे ही एक कैपेसिटर को एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ लगाएंगे, एसी सोर्स के साथ, तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि हमने एक बल्ब भी साथ कनेक्ट कर देना है। तो बल्ब जो है वो क्या करना शुरू कर देता है, ऑन हो जाता है, ग्लो करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इस सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है। यानी ये भी हम मतलब ले सकते हैं कि कैपेसिटर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट जो है उसको पास होने देता है और डायरेक्ट करंट को पास नहीं होने देता, जैसे अभी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि ऐसा क्यों है कि अल्टरनेटिंग करंट क्यों पास हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आइए ज़रा इसकी फिज़िक्स समझते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बिहेवियर देखेंगे कैपेसिटर का एसी सर्किट्स में कैसा होगा। तो स्टूडेंट्स हम अभी देख चुके हैं कि बल्ब जो है वो ग्लो करता है। अब क्यों ग्लो करता है इसकी फिजिक्स समझते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ को यहाँ पे लगाते हैं या अल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको पता है एसी वोल्टेज जो है वो दरअसल क्या करता है, अपनी पोलैरिटी हर रेगुलर इंटरवल के बाद चेंज करता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ फर्स्ट जो हाफ साइकिल है उसमें पॉजिटिव ये वाला टर्मिनल हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल फर्ज करें नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में स्टूडेंट्स जब हमारे पास इनिशियली करंट जो है वो मैक्सिमम होगा, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम होगा लेकिन स्टूडेंट्स प्लेट्स के ऊपर अभी कोई चार्ज स्टोर नहीं हुआ, तो प्लेट्स का चार्ज ज़ीरो होगा और इन प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कितना होगा, ज़ीरो होगा स्टूडेंट्स। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा
ये चार्जेस जैसे ही मूव करना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स थोड़ी देर के बाद चार्जिंग यानी स्टार्ट हो गई, चार्जिंग स्टार्ट हुई तो चार्जेस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। अपवर्ड एरो जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इंक्रीज़ को शो कर रहा है। और इसी तरह से जो आपको पता है कि एक प्लेट हायर पोटेंशियल पे चली गई है, दूसरी लोअर पोटेंशियल पे, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश हो जाएगा दोनों प्लेट्स के दरमियान में। इसका मतलब है यहाँ पे वोल्टेज भी क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स हम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लें पैरेलल में, तो स्टूडेंट्स वोल्ट मीटर हमें यही रीडिंग देगा जो मैं थ्योरी आपको बता रही हूँ कि इनिशियली अगर यहाँ मैं एक लगा देती हूँ एमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है, और वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनिशियली करंट मेजरमेंट जो है ये मैक्सिमम होगी और वोल्टेज जो है वो क्या करेगा, ज़ीरो रीडिंग शो कर रहा होगा क्योंकि कोई चार्ज यहाँ पे स्टोर नहीं हुए। फिर जैसे जैसे मज़ीद टाइम गुजरता जाएगा, 0 से T/4 तक स्टूडेंट्स, जैसे ही T/4 तक पहुँचेगा तो आपको पता है कि 0 से T/4 तक पहुँचते ही वोल्टेज क्या हो जाता है, मैक्सिमम V0 के बराबर हो जाता है। आप अगर ग्राफिकली देखें तो, क्योंकि आपको पता है अल्टरनेटिंग एसी सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो साइनोसॉइडल कर्व का फर्स्ट क्वार्टर देखें तो वो इस तरह का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 से T/4 पे जहाँ पे T/4 पहुँचेगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, यानी यहाँ पे मैक्सिमम चार्जिंग हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो गए हैं, मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो गए हैं। इसका मतलब ये है इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो गया है। अब इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स क्या होगा, वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा V0 के इक्वल और करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और चार्जेस जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे, चार्जेस भी मैक्सिमम हो जाएंगे। फर्ज करें वो Q0 के इक्वल हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब उसके बाद ये तो हो गया ना फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में। अब स्टूडेंट्स ये है चार्जिंग का प्रोसेस, मैक्सिमम चार्जिंग हो गई। अब उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव ही रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचने के बाद स्टूडेंट्स अब डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो T/4 से T/2 तक स्टूडेंट्स अब वोल्टेज क्या होता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये बिहेवियर है एसी वोल्टेज का। ठीक है, ये वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएगा। वोल्टेज कम होने का मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि अब यहाँ पे डिस्चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है कैपेसिटर की। अब चार्जेस जो है स्टूडेंट्स वो मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो अगर करंट जो है पहले इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा था, अब जो है वो करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो करना शुरू हो जाएगा। चार्जिंग का प्रोसेस ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। कब डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी, T/4 से T/2 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगी, डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग जब होगी स्टूडेंट्स, ये जी डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो गई। अब डिस्चार्जिंग स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे इनिशियली देखें वोल्टेज मैक्सिमम, चार्ज मैक्सिमम। अब वोल्टेज मैक्सिमम से क्या होना शुरू हो जाएगा, ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। चार्जेस कम होना शुरू हो गए ना, डिस्चार्जिंग होना शुरू हो गई। तो चार्जेस जब कम होना शुरू हो गए तो वोल्टेज जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, V=0 तक चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चार्जेस भी ज़ीरो हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो गया ना कैपेसिटर, और करंट जो है इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फिर से मैक्सिमम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो बार बार चलता रहेगा। और ये था फर्स्ट हाफ साइकिल, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में भी इस तरह से होता रहेगा। तो इसका मतलब है जब हम एसी सोर्स यूज़ करते हैं तो उस वक्त कंटिन्यूसली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होता रहता है और कैपेसिटर जो है वो इस तरह से बिहेव करता है। स्टूडेंट्स चलते हैं अब नेक्स्ट इसके मैथमेटिकल एनालिसिस की तरफ। स्टूडेंट्स मैथमेटिकल एनालिसिस से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें एसी थ्रू कैपेसिटर जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी करके लिखा हुआ है, हेडिंग्स नहीं बनाई हुई। तो स्टूडेंट्स उससे परेशान नहीं होना, ये साथ साथ मैंने हेडिंग्स इसीलिए बनाई हैं ताकि आपको आसानी से वो टॉपिक अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाए। तो आपने इसको साथ साथ हर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने जो है वो उसको एक्सप्लेन किया है, तो इसलिए हेडिंग्स भी साथ बनाई हैं ताकि आप इजीली हेडिंग्स लगा के उसको अच्छी तरह से याद कर सकें। अब चलते हैं हम मैथमेटिकल एनालिसिस की तरफ। यहाँ पे मैथमेटिकली आप जानते हैं
जो कैपेसिटर की आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 में इक्वेशन पढ़ी होगी, Q इज इक्वल टू CV। स्टूडेंट्स उसी को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और आपको पता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जब हम यूज़ करेंगे तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फार्मूला है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज का, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब आपने क्या करना है, ये सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है, तो Q आपके पास बराबर आ जाएगा C और V की जगह पे आप पुट कर देंगे V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो Q जो है ये भी साइन फंक्शन है पे डिपेंड कर रहा है, और इसी तरह से वोल्टेज जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज भी किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन फंक्शन पे। इसका मतलब है दोनों जो हैं वो सेम टाइम पे मैक्सिमम होंगे और सेम टाइम पे मिनिमम होंगे, क्योंकि दोनों साइन फंक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इस बात से हमने ये अंदाज़ा लगाया कि जो चार्ज और वोल्टेज हैं वो दरअसल क्या होंगे, इन फेज होंगे स्टूडेंट्स, यानी दोनों सेम टाइम पे मिनिमम होंगे और सेम टाइम पे मैक्सिमम होंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है करंट। अब आपको याद हो तो हम लोगों ने AC थ्रू रजिस्टर में पढ़ा था V इज इक्वल टू IR, ओहम्स लॉ अप्लाई कर दिया और यहाँ से हमने स्टूडेंट्स करंट फाइंड कर लिया था। लेकिन इस केस में कैपेसिटर के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हमें वोल्टेज तो पता चल गया है, लेकिन हमें करंट नहीं पता चल रहा। लेकिन स्टूडेंट्स आप यहाँ पे गौर करें तो हमें चार्ज का तो पता है ना, तो आपको पता है कि जब हमें चार्ज का पता हो तो हम करंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि करंट दरअसल क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने करंट फाइंड कर लेना है, I इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ये डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T दरअसल क्या बता रहा होता है, ये दरअसल स्टूडेंट्स स्लोप है। करंट दरअसल क्या है, आपके पास स्लोप है। अब स्टूडेंट्स स्लोप को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, तो इसको हम ग्राफिकली समझते हैं कि किस तरह से स्लोप फाइंड की जा सकती है। अभी हम स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे थे कि जब हमारे पास वोल्टेज जो है ये मैक्सिमम होगा तो चार्ज भी उस वक्त क्या होगा, मैक्सिमम, और या फिर वोल्टेज जब मिनिमम होगा तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, मिनिमम, यानी दोनों सेम टाइम पे मैक्सिमम और मिनिमम होंगे। लेकिन करंट इनके बिल्कुल अपोजिट होगा स्टूडेंट्स, करंट इनके बिल्कुल अपोजिट होगा। करंट दरअसल क्या होगा, वो अगर चार्ज और वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट जो है वो मिनिमम होगा, और अगर चार्ज और वोल्टेज मिनिमम है तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स ज़रा इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने अलग-अलग तीनों की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे, वाई एक्सिस पे वोल्टेज लेंगे। तो वोल्टेज की मैंने साइनोसोइडल कर्व बना दी है, क्योंकि वोल्टेज दरअसल क्या है, साइन फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो साइनोसोइडल कर्व बना दी मैंने इस तरह से। इसी तरह से स्टूडेंट्स चार्ज जो है वो भी साइन फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो उसकी भी मैंने वैसी ही कर्व बना दी जैसे वोल्टेज की बनाई है। अब लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे अहम जो चीज़ है वो दरअसल क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा T को प्लॉट करना है, यानी स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ के स्लोप को हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स स्लोप क्या होता है, स्लोप दरअसल होता है कि आपके पास अगर कोई कर्व्ड ग्राफ है तो उस पर आपने क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है किसी भी पॉइंट पे। फर्स्ट करें मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहती हूँ, तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है। तो ये टेंजेंट जो है ये यहाँ पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा। टेंजेंट दरअसल क्या होता है स्टूडेंट्स, टेन थीटा की वैल्यू होती है, तो ये हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इसका मतलब ये है कि जब चार्ज ज़ीरो होगा तो उस वक्त इसकी स्लोप हमें क्या देगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने इसका जो मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इसकी स्लोप बनाई है, यहाँ पे मैंने ये मैक्सिमम पॉइंट ड्रॉ कर दिया। अब इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स मैं अगर इसकी स्लोप लेना चाहती हूँ तो मैं इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगी। जब ये टेंजेंट ड्रॉ करूँगी तो ये हॉरिजेंटल लाइन एक टेंजेंट आ रही है, तो इसका मतलब है ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर मैं इसकी क्या लूँगी, ये मिनिमम वैल्यू ले लूँगी। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे फिर से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगी तो ये नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो यहाँ पे मैं ये ड्रॉ कर लूँगी पॉइंट, एंड सो ऑन स्टूडेंट्स। इस तरह से मैं स्लोप जो है वो क्या करती जाऊँगी, फाइंड करती जाऊँगी। यहाँ पे ये स्लोप जो है वो स्टूडेंट्स क्या करती जाऊँगी, फाइंड करती जाऊँगी। तो ये जी मैंने स्लोप यहाँ पे फाइंड कर ली। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हैं और ये आपके पास
इस तरह से एक पॉइंट आ जाएंगे। पॉइंट्स को मैंने मिला दिया। अब स्टूडेंट्स आप गौर करें तो जहाँ पे चार्ज ज़ीरो है तो वहाँ उसकी स्लोप क्या है, मैक्सिमम। जहाँ पे चार्ज मैक्सिमम है वहाँ पे उसकी स्लोप क्या है, ज़ीरो। जहाँ पे चार्ज फिर हमारे पास क्या हो गया, मिनिमम, तो फिर इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव मैक्सिमम हो गई है, एंड सो ऑन स्टूडेंट्स। अब मैं अगर इन तीनों कर्व्स को, यानी वोल्टेज की, चार्ज की और करंट की, इन तीनों की कर्व्स को स्टूडेंट्स मैं एक साथ रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये मैंने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो रेड कलर की वेव फॉर्म है ये रिप्रेजेंट कर रही है चार्ज को, और जो ग्रीन कलर की है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो चार्ज और वोल्टेज दोनों क्या हैं, इन फेज हैं, सेम टाइम पे मिनिमम मैक्सिमम हो रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास थर्ड है ब्लू कलर की जो मैंने वेव फॉर्म ड्रॉ की हुई है, ये दरअसल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, करंट को। और आप यहाँ पे गौर करें तो स्टूडेंट्स करंट जो है वो इन दोनों का बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर शो कर रहा है, यानी जहाँ पे चार्ज और वोल्टेज ज़ीरो हैं वहाँ पे करंट क्या है, मैक्सिमम, और जहाँ पे चार्ज जो है वो क्या है, मैक्सिमम, वहाँ पे करंट क्या हो रहा है, ज़ीरो। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसकी स्लोप को यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अब ये है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ये जो पॉइंट्स ड्रॉ किए हुए हैं O A B C D E, ये वाले जो कर्व है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये कर्व रिप्रेजेंट कर रही है वोल्टेज को। और स्टूडेंट्स P N R S T, ये वाली जो कर्व है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ PNRST, ये कर्व स्टूडेंट्स, ये वेव फॉर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है करंट को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये करंट की वेव फॉर्म। अब स्टूडेंट्स हमने ये दो वेव फॉर्म्स डिस्कस कर ली। अब हम इसका क्या करेंगे, फेज डिफरेंस चेक करेंगे कि फेज डिफरेंस क्या आ रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ये जो नीचे फेज लिखे हुए हैं ये किसके फेजेस हैं, ये फेजेस हैं इस वोल्टेज वाली कर्व के, ग्रीन वाली कर्व के। यानी यहाँ पे ज़ीरो है, इस A पॉइंट पे इसकी π/2 है, इस B पॉइंट पे इसकी पाई है, C पॉइंट पे 3π/2 है और D पॉइंट पे 2π है। और स्टूडेंट्स जो करंट की वेव फॉर्म है इसकी फेजेस मैंने ऊपर लिखी हुई हैं, ये हैं हमारे पास। पॉइंट P पे इसकी फेज है π/2, पॉइंट N पे इसकी फेज है पाई, पॉइंट R पे इसकी फेज है 3π/2 और पॉइंट S पे है 2π। स्टूडेंट्स अब हम इनके क्या करते हैं, फेज डिफरेंसेस मालूम करते हैं। तो पहला फेज डिफरेंस हम मालूम करेंगे P और O का। पॉइंट P और O पे जो फेज डिफरेंस है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या होगा, फेज डिफरेंस, वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा P और O पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये है π/2 और इस पॉइंट पे कितना है, ज़ीरो। तो आप लिखेंगे π/2 माइनस ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू π/2, फेज डिफरेंस आ गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट हम देखेंगे A और N, ठीक है। तो N और A, इन दोनों पॉइंट्स पे फेज डिफरेंस हमारे पास स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखें आप, ये है जी इसकी फेज है आपके पास पाई और इसकी है π/2। तो आप यहाँ लिखेंगे पाई माइनस π/2 विच इज़ इक्वल टू, स्टूडेंट्स आप इनका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 2π माइनस पाई विच इज़ इक्वल टू π/2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आप इसी तरह से तमाम पॉइंट्स का फेज डिफरेंस मालूम करते जाएं तो हर पॉइंट का जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो π/2 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक वेव फॉर्म जो है वो लीड कर रही है और दूसरी वेव फॉर्म लैग कर रही है, और फेज डिफरेंस कितना होगा उनके दरमियान, लीड और लैग के दरमियान, π/2। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे कि फेज डिफरेंस दरअसल कितना आ रहा है, π/2। और स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे इसकी फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम स्टूडेंट्स क्या होती है कि जब आप फेज और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दोनों को मिक्स कर लेते हैं, फेज और वेक्टर, तो फेज का जो PHAS और वेक्टर का आखिर वाला OR, इन दोनों को मिलाएं तो ये बन जाता है फेज़र। फेज़र डायग्राम अब हम इसकी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि कौन सी जो क्वांटिटी है वो ज़ीरो से स्टार्ट होके पॉजिटिवली इंक्रीज़ हो रही है। तो ऑब्वियस ही बात है वोल्टेज जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होके पॉजिटिवली इंक्रीज़ हो रही है, और जो क्वांटिटी ज़ीरो से स्टार्ट होके पॉजिटिवली इंक्रीज़ हो रही होती है उसको हम हॉरिजेंटली ड्रॉ करते हैं वेक्टर की फॉर्म में। तो ये हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास करंट है वो पॉजिटिवली नहीं इंक्रीज़ हो रहा, उसका
क्वार्टर साइकिल। कल यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन में शो कर रही हूँ, ये पहले ही गुजर चुका है, जो 0 से पॉजिटिवली इंक्रीज होके π/2 तक आना था। यानी जब ये π/2 तक पहुँचेगा तो अब इसका वेक्टर रोटेट करके ये कितना आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मैंने आगे बना दिया है, तो ये आपके पास इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। और देखें दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, π/2 या 90 डिग्री। ये है जी करंट और ये वाला है आपके पास वोल्टेज। तो इसका मतलब है वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2। तो स्टूडेंट्स हम इसको अगर ग्राफिकली फेजर डायग्राम की सूरत में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इसकी ड्रॉ करना चाहें तो वो कुछ इस किस्म की होगी। यानी आप एक्स एक्सिस या हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वोल्टेज ले लेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन में करंट ले लेंगे। यानी करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है और फेज डिफरेंस कितना है, π/2 या 90 डिग्री का। अब स्टूडेंट्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी दरअसल क्या होती है, ये एक रेजिस्टेंस ही होती है, लेकिन ये वो रेजिस्टेंस होती है जो कैपेसिटर ऑफर कर रहा होता है फ्लो ऑफ एसी में। द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर, और इसको हम स्टूडेंट्स XC से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला किसके बराबर होता है, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू द RMS वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका यूनिट भी क्या होगा, रेजिस्टेंस की तरह ओहम ही होगा, ये याद रखिएगा। सेकेंड फार्मूला इसका होगा x इज इक्वल टू 1/2πfc या 1/ωc। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास जो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है फ्रीक्वेंसी के। यानी जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, कम। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी रेजिस्टेंस होती है ना ये एक किस्म की, तो रेजिस्टेंस जब कम होगी तो स्टूडेंट्स करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और इसी तरह से इसी फैक्ट को मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि जब फ्रीक्वेंसी लो होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाई हो जाएगी और करंट स्मॉल पास करेगा, और जब फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी या लो हो जाएगी और करंट जो है वो मैक्सिमम फ्लो कर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स डीसी जो है वो स्मूथ डीसी के लिए, कौन सा, स्मूथ डीसी के लिए स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 0 हर्ट्ज़ होती है। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज़ होगी स्टूडेंट्स, यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, बहुत लो, 0 हर्ट्ज़ हो जाएगी, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई, और करंट भी क्या हो जाएगा, फ्लो नहीं कर पाएगा। यही रीज़न है स्टूडेंट्स कि डायरेक्ट करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकता कैपेसिटर में से। और जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 ना होने की वजह से वो होती है 50 हर्ट्ज़। तो स्टूडेंट्स इस वजह से उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो थोड़ी सी इसके मुकाबले में कम हो जाती है, इस वजह से इसमें से अल्टरनेटिंग करंट इजीली पास कर सकता है। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।